आज का सेशन हमारा रहेगा, आई विल टेक केयर ऑफ दो स्टूडेंट जिनको इकोनॉमिक्स आती है. I will take care of those students as well, those who don't know economics. You guys are comfortable with Hindi as well or English only? Both? Okay, then it's fine. Mix. English. Okay, ठीक है, great. The idea is, आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट डिस्कस करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप मतलब ओवरडोज हो जाएगा जितना हम आज बजट सीखेंगे. काफी कुछ सीखने का है. करें? What exactly is the budget? बजट के पीछे बहुत सारे रीजन हैं. बजट क्या होता है? बजट एक लेखा जोखा है एक सरकार का, उसकी कितनी रिसिप्ट्स हुई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ. बच्चों देखो, सरकार को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, राइट? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. जैसे कि रोड बनानी है, रेल बनानी है. आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आप लोग आईएएस बनोगे तो आप लोगों की सैलरी भी सरकार का खर्चे में काउंट होगी. तो उस खर्चे का, और उस खर्चे को कहां से पैसा आएगा उस खर्च करने को, द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, इसका बैलेंस बनाना क्या कहलाता है? बजट. मुझे ये चीज पब्लिक में क्यों लेके आनी है हमें? सरकार क्या दर्शाना चाहती है ये चीज पब्लिक में लाके? मतलब सरकार, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया, बट व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? सरकार का लॉजिक क्या है, मतलब उसके पीछे अर्थ क्या है? द आइडिया इज, बजट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. बजट एक मजबूरी है जो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निहित की गई है. सरकार को कुछ भी खर्चा करना है अगर, तो वो बिना इजाजत के खर्चा नहीं कर सकता है. हटाइए इस बात को. बजट तय करता है इस सरकार की दिशा क्या होगी और हमें बताता है इस सरकार की दशा क्या है. साल 2022 की बात करते हैं. देखो, मैं आपको पिछले 5 साल का सारी आइडियाज दूंगा आज की क्लास से. अगर आपने पहले कभी बजट नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास से आपको पिछले 4 साल का भी बजट समझ में आएगा. हम बात करते हैं साल 2024 की, लेकिन 2022 में के बाद हमारी आजादी को हो गए लगभग 75 साल, राइट? साल 2022 के बाद, यानी 23 में मोदी जी ने एक मंत्र दिया कि हम साल 2023 से साल 2047 तक हमारे पास 25 साल है, और उसने इनको बोला है अमृत काल. क्या बोला है? अमृत काल. अमृत काल का मतलब है, अमृत इज लाइक कि एक देश को जरूरत है जीवन जीने की, री एनर्जाइज होने की, और वो अमृत काल, उसके दौरान भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है. कितने साल का टारगेट है? 2023 से 2047. तो टारगेट क्या है हमारा? हमारा देश एक अमृत काल ऑब्जर्व कर रहा है कि 75 साल हो गए, 100 साल हो जाएंगे हम 2047 तक, और हमें उन 25 सालों में अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करना है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ. बजट की ये भारत की दिशा बता रहा है कि कहां जाने वाले हैं हम, किसकी तरफ जाने वाले हैं? डेवलप. ठीक, दैट इज द आइडिया. इस साल 2024 का जो बजट है वो कह रहा है हम बनाएंगे भारत को विकसित भारत. कौन सा भारत? विकसित भारत. लेकिन सारा किस में चल रहा है? अमृत काल में. ठीक है. देखो, मेरे को आज की क्लास, आई हैव टू टीच टुडेज क्लास नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, बट ऑल्सो दोज हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर. The ideas which I'll be discussing, और इसके बाद एक टेस्ट लेंगे हम क्लास के बाद ही. The ideas which I'll be discussing with you are highly relevant from the point of view of GS prelims as well as mains for economics. मैं आपको comprehensively 360 डिग्री पढ़ाऊंगा. ठीक, स्टार्ट करें, पानी आता रहेगा. जो बजट है, ये एक, मैंने बताया कि बजट जो प्रेजेंट होता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लेट डाउन करती है, लेकिन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो कौन लाएगा? प्रेसिडेंट. ठीक, बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. लेकिन होता क्या है? बजट जब हम प्रेजेंट करते हैं तो 3 रिक्वायरमेंट्स इसको फुलफिल करनी पड़ती हैं. बजट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है जो संविधान ने बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निहित है.
द थिंग्स विच आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बात समझना। सेकेंड इज द बजट रिक्वायरमेंट एज मैंडेटेड बाय द FRBM एक्ट विच इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कि विच इज जो हमारी प्रैक्टिस में आ गया, पार्लियामेंट इतने साल से वर्क कर रही है। ठीक, आइए बात करते हैं पहली रिक्वायरमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। देखो, भारत एक चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू काम करता है। बजट का खर्चा सरकार करती है, लेकिन हमारे संविधान में सरकार कोई भी खर्चा नहीं कर सकती है बजट का अगर वो परमिशन ना ले। किसकी? पार्लियामेंट की। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? पार्लियामेंट। ठीक, एज पर आर्टिकल 112 बजट वर्ड कहीं भी हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया है। वर्ड क्या यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। इस बजट के अंदर क्या होता है? तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, पास्ट का, करंट ईयर का और फ्यूचर का। जब भी बजट होगा उसमें तीन स्टेटमेंट क्या होंगी? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसके तहत एक बिल पास होता है जिसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। वेरियस मिनिस्ट्री लगभग 102 डिमांड रेज करती हैं बजट के ऊपर, और उन मिनिस्ट्री का वो बिल डिमांड फॉर ग्रांट पे डिस्कशन होती है, उनको अप्रूवल मिलती है, और उसके बाद कौन सा बिल पास होता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है? जहां से पैसा आएगा। ग्रांट्स बिल के बाद कौन सा बिल पास होता है? एप्रोप्रिएशन बिल। दोबारा बताते हैं, ऐसे समझते हैं। बजट क्या है बच्चों? एक लेखा जोखा है रिसिप्ट्स का, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। अरे हम अपने घर में बजट बनाते हैं ना, हम जब कोई खर्चा करते हैं तो हम अपने घर में एक्सपेंडिचर का एक खर्चा करते हैं, और पैसा कहां से आएगा ये डिसाइड करते हैं। अरे जीवन में दो चीजें होती हैं, और ये जो पैसा है ये कहां से आता है? सरकार तय करती है, टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस से। अब इस पे डिस्कशन करेंगे। इस एक्सपेंडिचर करने के लिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नेसेसरी। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है बताओ? 112। कौन सा आर्टिकल है अप्रूवल जो डिसाइड करता है? 266? नो, 226 हाई कोर्ट है यार। नो, अरे रुक जाओ भाई यार, कयूं कोई बात नहीं, गलती अगर होती है, हम सबसे गलती होती है जीवन में। हाई कोर्ट है 226। यस यस, आई नो। अरे जनाब कमाल है। जरूरी नहीं है मैं आपको गलत सिद्ध करूं, मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है जब आप लोग गलती करते हैं, तभी तो सीखते हैं हम सब। नाउ एक्सपेंडिचर जो होता है जीवन में, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है एज पर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए हमें डिमांड फॉर ग्रांट का बिल आता है। कौन सा? डिमांड फॉर ग्रांट्स का। और उसके बाद बिल पास होता है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। कौन सा बिल होता है? एप्रोप्रिएशन बिल। बच्चों प्रीलिम्स में यही छोटी बातें आती हैं। सबसे पहले क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? किससे अप्रूवल लेनी है? पार्लियामेंट से। उसके बाद हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रेज करेगी। कितनी डिमांड है? 102। ठीक, इन मिनिस्ट्री के बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद क्या पास होगा? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है? ऐसा बिल कि पैसा पास हो गया है। अरे क्या हो गया है? पैसा पास। और एप्रोप्रिएशन बिल के बाद कौन सा बिल पास होगा बाद में? फाइनेंस बिल, कि पैसा आएगा कहां से। अरे ठीक है, एक तो पैसा जाएगा कौन से बिल है? एप्रोप्रिएशन बिल। आएगा कहां से? कौन सा बिल है? फाइनेंस बिल। अरे ठीक है, ये हुई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस चीज के ऊपर कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है। अच्छा एक चीज पूछता हूं, एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है पास, पार्लियामेंट सबको पता है कितने हाउस होते हैं पार्लियामेंट में? 2 नए बच्चों को पता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा सबको पता है। लोकसभा, अगर ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट होती है गवर्नमेंट, अगर ये बिल जो ये फाइनेंस बिल है, सॉरी एप्रोप्रिएशन बिल है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? रिजाइन करना पड़ेगा। अरे सरकार गिर जाएगी। यस सर।
इसका मतलब क्या है? PM with council of ministry. बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? द आइडिया इज एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये ही थी, कौन सी रिक्वायरमेंट थी बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल। आइए हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। एक कानून मैंने बताया है साल 2003 में जो आया, FRBM एक्ट, ये बताता है कि खर्चे ज्यादा नहीं हो सकते। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले पार्ट में, लेकिन अभी के लिए मैंडेट कर रहा हूं। साल 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, साल 2022 के प्रीलिम्स में, मेरी बात समझना। क्या कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इज मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, इट इज मैंडेटेड बाय FRBM एक्ट। बजट जो होता है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है, क्योंकि कानून के द्वारा उसके ऊपर बाधित है। इट इज मैंडेटरी ऑन द बजट टू प्रेजेंट नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो विच रिक्वायरमेंट्स? लीगल रिक्वायरमेंट्स। What are the three statements are to be present? Medium term macroeconomic framework statement, medium term fiscal policy statement, and third is fiscal policy strategy statement. ठीक, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है भाई। थर्ड, there are certain conventions by which our parliament is being run. The conventions are नंबर 1, एक्सपेंडिचर बाय द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये बताएंगे कि किस मिनिस्ट्री में कितना पैसा गया है, बताया जाएगा कन्वेंशंस के थ्रू कि डिफेंस में इतना लगा है, होम मिनिस्ट्री में 1,39,000 करोड़ रुपए लगा है, इस तरीके से। ठीक है भाई। एंड लास्ट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर अलोंग विद द एस्टिमेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जितना मैंने बताना था मैंने क्या बताया, मैं समराइज करता हूं अभी तक। मेरे साथ ध्यान देना, जो बच्चे नए हैं उनके लिए शायद डिफिकल्टी हो क्लास समझने में। बजट एक भारत की दिशा और दशा तय करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। यह दिशा और दशा तय होती है जब भारत का हमें पता लगता है खर्चा कहां किया जा रहा है, कैसे उस खर्चे का पैसा आ रहा है खर्चा करने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भारत सरकार कोई भी खर्चा नहीं कर सकती अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूवल ना दे। उसके लिए कानून के पास कराना पड़ता है, बिल पास कराना पड़ता है, फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है। बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है एज पर FRBM एक्ट, एंड एज वेल एज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जो चलता आ रहा है सदी से। अरे पुराने रीति रिवाज, यस और नो, कांगड़ियां चल रही हैं यहाँ, पुराना रीति रिवाज है। हीटर आ गए लेकिन हमारी कांगड़ी नहीं जा रही, तो हमारा क्या है ये? दिस इज आवर ट्रेडिशन, यस और नो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बजट का प्रोसेस क्या होता है? बजट पहले प्रेजेंट होता है। किसने डाल दिया? निर्मला जी ने। अरे बजट प्रेजेंट कर दिया लाल फीते में, है ना। देन फिर इसके बाद क्या होता है? जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ ओपोजिशन क्या करती है कि तुमने गलत किया, सरकार कहती है कि हमने ठीक किया, हम देश को बहुत कठोर फैसले लूंगा अगर मैं आ गया तो, और लोग ओपोजिशन क्या कहती है? सरकार बिक गई है। ठीक, जनरल डिस्कशन। जनरल समझ रहे हो, आम आदमी कैसे सोचता है, आप और हम। नेक्स्ट होता है, इसके बाद हाउस को एडजर्न्ड कर दिया जाता है। भाई अपने अपने घर जाओ सारे, जो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स है उनके ऊपर रिसर्च करो। उसके बाद डिस्कशंस होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। मैंने बताया था कौन सा बिल पास होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद? एप्रोप्रिएशन बिल। 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं हर मिनिस्ट्री। इसमें क्या होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स में? हमारा पार्लियामेंट में लगभग लोकसभा में 565, अगर हमारे लोकसभा के एमपी हैं 550, लोकसभा के 545, अगर हमारे लोकसभा के एमपीज हैं, तो द आइडिया इज एवरीवन इज नॉट एक्सपर्ट। पार्लियामेंट में 1991 के बाद पार्लियामेंट में कमिटीज बनाई गई हैं। कमेटी समझते हो? जैसे मैं अपनी क्लास में कोई डिस्कशन करता हूं, अब मैंने आपके साथ मेडिकल की कोई चीज डिस्कस की, अब हर एक को तो मेडिकल की नॉलेज नहीं होगी, तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया 4 बंदों का, 30 बंदों का, 31 बंदों का, अलग से जो इन चीजों पे डिस्कशन करेगा। उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। बात समझ में आई?
तो ये डिस्कशन करके एमपी को बताती है और एमपी जाके पार्लियामेंट में कहता है जी गलत हो रहा है, जी बहुत गलत हो रहा है। तो पार्लियामेंटेरियंस के असिस्टेंस के लिए कमिटीज बनाई गई हमारे यहाँ पे पोस्ट 1991 के बाद, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उसकी वजह से। इतना समझ में आया? उसके ऊपर क्या करते हैं फिर पार्लियामेंटेरियंस? उसके बाद डिस्कशंस, है ना। उसके बाद कौन सा बिल पास होता है भाई? ग्रांट्स डिमांड के बाद एप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और उसके बाद कौन सा बिल पास होता है? फाइनेंस। फाइनेंस बिल कहां? पैसा कहां से आएगा। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या कहता है? पैसा कहां को जाएगा। अरे इतना आसान है, सीख गए बजट आप। मैं आई विल मेक श्योर यू रिवाइज विद इन द क्लास टुडे। आज जो बच्चा क्लास में बैठेगा वो पॉलिटी का भी रिवाइज करके जाएगा और इकोनॉमिक्स का भी रिवाइज करके जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन ये बजट जो है, ये कौन सा बजट है? इंटरिम बजट। ये फुल बजट नहीं है। क्या वर्ड है, क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? इंटरिम। क्या होता है इंटरिम बजट की? पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, इंटरवल कर दो। इंटरिम बजट क्या मतलब? देखो, मान लो, एज्यूम करते हैं एक सिचुएशन। मान लो अभी चल रहा है क्या, फरवरी, इलेक्शंस, आचार संहिता लगने वाली है 16 फरवरी से। और क्या 16 फरवरी से, 14 फरवरी से, 16 से, तो अच्छा 14 फरवरी को तो कुछ हो रहा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। मई से अगर मान लो इलेक्शन है इस साल, ये सरकार कोई पॉलिसी लेके आई कि हम देश में सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, और मान लो ये सरकार वापस पावर में नहीं आई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले आप किसका भला करो? ट्राइबल्स का, है ना, पहले आप भला करो किसी और का। तो क्या इस गवर्नमेंट को एथिकली कोई नई पॉलिसी और पूरा बजट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपका क्या मानना है? पॉसिबिलिटी तो है ये हारेगी सरकार जी सर। एक मैं कहता हूं 0.01 हो चाहिए। तो मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स के तहत इनको ये बजट नहीं लाना चाहिए। ठीक, तो इसलिए पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग द बजट। याद रखना मेरी बात, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग द बजट व्हेन द इलेक्शंस आर ड्यू, बट बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस वी आर ब्रिंगिंग द बजट बाय द नेम। क्या बजट है इसका नाम? इंटरिम बजट। सिंपल है बात, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। मान लो सरकार ने पिछले साल का जो बजट पास हुआ था, यानी 2022-2023 का, उसके जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहां तक रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हेलो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या रहता है बच्चों? बजट। तो अभी हमारा फरवरी चल रहा है, राइट? तो बजट की, पिछले साल का बजट का पैसा कब तक होगा? एप्रोप्रिएशन बिल कब तक होगा? 31 मार्च तक। अरे कब तक होगा? 31 मार्च तक। अब मुझे ये बताओ, 1 अप्रैल से सरकार मई में आएगी, मई में इलेक्शन होंगे, जून, जुलाई। 1 अप्रैल से क्या, कैसे खर्चा बटेगा? अरे कैसे खर्चा होगा? उसको बोलते थे वोट ऑन अकाउंट। क्या बोलते थे? वोट ऑन अकाउंट। अरे क्रेडिट कार्ड समझते हो? क्रेडिट कार्ड तब होता है जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता। हम क्या यूज कर लेते हैं? वोट ऑन अकाउंट। अरे यूज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? अब वोट ऑन अकाउंट क्या कहता है? इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट, कि उनको जब पैसा चाहिए और जब तक बिल पास नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता खर्चा निकालने के लिए, लेकिन वोट ऑन अकाउंट एक ऐसा प्रोविजन है टेम्परेरी जो अलाउ करता है खर्चा निकालने के लिए। ठीक, ये वोट ऑन अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया में साल 2017 के बाद, क्योंकि पहले बजट जो पास होता था 1 मार्च को आता था, बजट पास होने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब बजट आने लग गया 1 फरवरी को। तो अब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, नॉर्मल बजट में ही पहले से ही ये तय हो जाता था। लेकिन इस साल वोट ऑन अकाउंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत पेश किया जाता है, बट इंटरिम बजट किसके तहत पेश किया जाता है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। और वोट ऑन अकाउंट सिर्फ किसके लिए? खर्चे के लिए। किसके लिए बच्चों? सिर्फ खर्चे के लिए। अरे क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हो तो वोट ऑन अकाउंट का वर्ड क्या है? क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए? क्रेडिट कार्ड।
जब तक बिल पास नहीं हो जाता तब तक सरकार को खर्चा करना है, क्योंकि संविधान में यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल है बात, सिंपल है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। यस इंटरिम बजट बस इसका नाम इसीलिए है कि इलेक्शन से पहले का जो बजट होगा ना, इलेक्शन ईयर में जो आएगा, तो इंटरिम बजट नहीं गवर्नमेंट पेश करेगी उस साल नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी, फुल फ्लेज बजट। ठीक, इंटरिम बजट एक टेम्परेरी प्रोविजन है। इंटरिम बजट इज लाइक रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, बट वोट ऑन अकाउंट इज ओनली एक्सपेंडिचर। वोट ऑन अकाउंट किसमें इंक्लूड हो गया अब? इंटरिम बजट में। अरे नहीं समझ में आई बात? ओके, कुछ आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत लेट ट्राई करते हैं। देखो ये हमारा बजट, इस तरफ क्या होती है बच्चों? रिसिप्ट्स, इस तरफ क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर। बजट में क्या है, संविधान क्या कहता है कि आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते पार्लियामेंट की परमिशन के बिना। सिंपल है। अब बच्चों बजट का टाइम है 31 मार्च तक एक्सपायर हो जाएगा। कब एक्सपायर हो जाएगा बजट? 31 मार्च। अप्रैल और मई में सरकार क्या करेगी? खर्चा कहां से लाएगी? बजट पेश कर नहीं सकती है। अरे बताओ क्या करेंगे हम? तो पहले क्या प्रोविजन होता था? क्या वर्ड है? वोट ऑन अकाउंट। ठीक, कौन सा क्या प्रोविजन था? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट की इंटरिम बजट बिफोर जस्ट जनरल इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट पेश करेगी। जैसे जुलाई में आएगी ना सरकार चुन के, वो पेश करेगी फुल फ्लैज बजट जुलाई से नेक्स्ट ईयर मार्च तक। ठीक, तो अब क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इंटरिम बजट की बजाय, सॉरी वोट ऑन अकाउंट की बजाय, वोट ऑन अकाउंट सिर्फ किसके लिए था? खर्चे के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए गवर्नमेंट ने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा तय कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया? इंटरिम बजट। कौन सा बजट तय कर दिया बच्चों? इंटरिम बजट। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। आगे बढ़े, बेसिक बता रहा हूं। ये कौन सा बजट है इस बार? फुल फ्लेज बजट या इंटरिम बजट? इंटरिम। Interim budget is a constitutional requirement or a parliamentary convention? Parliamentary convention. It tells you about revenue and expenditure or only expenditure? Revenue and expenditure. Only expenditure के लिए कौन सा होता है? Vote on account. Vote on account इसी में आ गया? अरे इंटरिम बजट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर शो कर रहा है और वोट ऑन अकाउंट क्या शो कर रहा है? एक्सपेंडिचर। तो वोट ऑन अकाउंट तो इसी में ही आ गया ना ऑलरेडी। अरे बात समझ रहे हो? समझ में? वोट ऑन अकाउंट अब डिसकंटिन्यूड है, नहीं यूज हो रहा है, जरूरत ही नहीं है ना हमें। फुल फ्लैज बजट ही पेश, इंटरिम बजट ही पेश कर दिया। अरे यस नो? आगे बढ़ते हैं। ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसने ये समझ लिया उसके जीवन में दुख दर्द कष्ट और पीड़ा खत्म हो जाएगी बजट को लेके, फिस्कल पॉलिसी को लेके। अगर अभी तक का लेक्चर नहीं समझ में आया तो आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो और आपको समझना जरूरी है ये वाली चीज। देखो जी, ये क्या है हमारा? क्या है? रेवेन्यू सॉरी रिसिप्ट्स। क्या है बच्चों? रिसिप्ट्स। और दूसरा क्या है यहां पे? एक्सपेंडिचर। दो चीजें होती है जीवन में। क्या आती है? एक तो आती है रिसिप्ट्स, एक आता है क्या? एक्सपेंडिचर। पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा? बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल जानना कि सरकार जो खर्चा कर रही है कहां खर्चा कर रही है, और सरकार ये पैसा खर्चा करने के लिए कहां से ला रही है। डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो that from where the government is raising the money and to where the government is spending the money? Can anybody tell me? सिंपल भाषा में बता दो, हिंदी में बता दो। मैं I'll be very happy अगर कोई नया बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो। कोई भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्राई करोगे? नहीं? ओके, हाँ जाने। वेरी गुड। हमें क्या पता लगता है कि सरकार के पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, अरे हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड, हमें पता होना चाहिए कि सरकार अपना पैसा कहां लगा रहा है या नहीं। तो कितना जरूरी है हमें जानना कि सरकार अपने पैसे का सदुपयोग कर रहा है या नहीं। और ये पैसा
हो सकता है पैसा तो खूब अच्छा यूज कर रहा हो, लेकिन हम दिन प्रतिदिन कर्जा ले लेके किसी के अधीन होते जा रहे हैं। डोंट यू थिंक इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक थिंग इन अ लॉन्ग रन? सो हमें सरकार की दशा पता लग रही है कि नहीं पता लग रही है, एज वेल एज जो सरकार की दिशा पता लग रही है कि नहीं पता लग रही है, द डायरेक्शन एज वेल एज द करंट कंडीशंस वी आर एबल टू नो और नॉट? यस, थ्रू द हेल्प ऑफ बजट। बजट में सिंपल एक होती है रिसिप्ट्स और एक होता है दूसरा जीवन में क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर। बस ये होता है बजट, सिंपल, और कुछ नहीं है। रिसिप्ट्स जो हैं ये कहां से आती हैं? दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं जीवन में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। सेम एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं बच्चों यहां पे? रेवेन्यू। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं यहां पे? कैपिटल। क्या मतलब हुआ रेवेन्यू वर्ड का और किस वर्ड का? कैपिटल वर्ड का। क्या मतलब हुआ? वर्ड क्या है बच्चों? मेरे साथ बोलेंगे एक बार। रेवेन्यू क्या वर्ड है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है रेकरिंग बेस पर जो चीज हो रही है, रेगुलर बेसिस पे। क्या सरकार, क्या इस दुनिया में आपका कट रहा है रेगुलर टैक्स? अरे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कुछ बच्चे टेंशन में आ गए कि सर को कैसे पता लगी है घर घर की कहानी। नहीं, ऐसा नहीं है, बट क्या आपका रेगुलर टैक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अरे रेगुलर आप टैक्स दे रहे हो बच्चे या नहीं दे रहे हो? पीछे पक्का दे रहे हो? अरे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं दुकान पे तो टैक्स देते हैं। जी सर। तो रेगुलर बेस पे गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कौन सी रिसिप्ट? रेवेन्यू। सरकार अपने मुलाजिमों को सैलरी देती है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू। देखो समझो, पैसा आया क्या हुई? रिसिप्ट। पैसा गया क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। इतना आसान वर्ड है, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे आ रही है कौन सी हो गई? रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू। देख रहे हो आप वर्ड क्या वर्ड है? रेवेन्यू। जो लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, कभी कभार आ रहा है पैसा, वो कौन सा रिसिप्ट हुआ? कैपिटल। और जो बार बार जा रहा है वो कौन सा पैसा खर्चा हुआ? रेवेन्यू। और जो एक बार खर्चा हो रहा है वो क्या हुआ? कैपिटल। आइए देखते हैं एक बार। वर्ड है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो यहां पे रेवेन्यू लिखा है और यहां पे क्या लिखा है? रिसिप्ट्स। क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स? बार बार जो सरकार आपसे लेती है, क्या बोलते हैं उसको हम? टैक्स। अरे लेती है सरकार आपसे टैक्स? अरे कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, इस इंडिया में दो ही चीज बिल्कुल सत्य है, एक टैक्स और एक मृत्यु। आनी है। तो टैक्स क्या है? टैक्स एंड डेथ्स। कैन यू अवॉइड? नो। तो टैक्स समझ में आया? टैक्स दो तरह का होता है बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कोई बताएगा डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है, जैसे एग्जांपल देता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो ये अंबानी दिख रहा है जी, अंबानी ने क्या लगा दिया? डायरेक्ट टैक्स। किसने लगा दिया? अंबानी ने। अरे बड़ी बड़ी कंपनियों पे जो टैक्स लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट। फिर होता है जी दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग गाड़ी लेके, अपनी नैनो लेके गए, हम लोग तेल के ऊपर जो तेल खरीदते हैं एक्साइज ड्यूटी लगता है इसके ऊपर। अरे गाड़ियों में तेल लगवाते हैं, वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। क्या फर्क है? डायरेक्ट समझते हो? मेरा कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है? गवर्नमेंट के साथ। जब मैं सीधा पैसा किसके पास जमा कराता हूं? गवर्नमेंट के पास। वो कौन सा टैक्स कहलाता है? डायरेक्ट। जब बीच में कोई इंटरमीडिएट होता है उसको कौन सा क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। हम तेल भरवाने जाते हैं, पैसा किसको देते हैं? गवर्नमेंट को या पेट्रोल पंप के ओनर को? पेट्रोल। वो जमा कराता है पैसा, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट। आपने एक वर्ड सुना है जीएसटी? सुना है जीएसटी? जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो उसमें आता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 9% एंड 9%। तो वो कौन किसके पास जा रहा है? रेस्टोरेंट मालिक के पास। अरे देखा है? आप लोग जाते हैं ना कश्मीर में रेस्टोरेंट्स में? एवरीवन? ये अलाउड नहीं है? पक्का ना प्यारे बच्चों? नाउ दीज आर द टैक्स रिसिप्ट्स। ये कौन सी रिसिप्ट है? रेगुलर बेसिस पे आ रही है। कौन सी रिसिप्ट हुई? रेवेन्यू। फिर देयर इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट है? नॉन टैक्स।
नॉन टैक्स में गवर्नमेंट योजना बेचती है, ओएनजीसी से डिविडेंड और प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, हम बहुत लोगों को लोन देते हैं, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, अरे देती है ना, तो ब्याज लेती है ना, और वो ब्याज किस में आता है? नॉन टैक्स रिसिप्ट में। रेगुलर बेसिस पे आता है ब्याज, यस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। खर्चा जो रेगुलर हम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो हम खर्चा करते हैं वो कौन सा होता है? कौन सा एक्सपेंडिचर होता है जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू। हम क्या देते हैं? ब्याज। अरे क्या इंडिया ने कर्जा लिया है? यस। हम क्या देते हैं? ग्रांट्स। अरे सब्सिडी आती है हमारे घरों में। हम जो घर पे रसोई गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसको सस्ता करती है कोई चीज। आपके यहाँ सिलेंडर यूज हो रहा है, देखो इसमें सिलेंडर यूज हो रहा है, और इस सिलेंडर महंगा है 1000 रुपए का, लेकिन हमें कितने का मिल रहा है? 400 रुपए का, 600 रुपए की सब्सिडी। क्या वर्ड यूज किया गया इसके लिए? सब्सिडी। और कौन देता है सब्सिडी? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो उसका खर्चा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है भाई? रेगुलर बेसिस पे मिलती है सब्सिडी या एक बार मिलती है? रेगुलर। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू। ये पीपीटी ले लेना आप, जरूरत नहीं है, पीपीटी रख लेना, काम आ जाएगी आपके जीवन में। अरे ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग 100% यहां लगाइए और सवाल पूछिए, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं जो हम लंबे समय के लिए लेते हैं, वो रिसिप्ट का नाम है जैसे डेट, लोन। कौन से? हम देश के अंदर से लोन लेते हैं और देश के बाहर से लोन लेते हैं। अरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? चलो इसको ऐसे समझाता हूं, इसको ऐसे समझाता हूं। देखो जी, ये सरकार का लेखा जोखा है। सरकार के पास रिसिप्ट्स है। कौन सी रिसिप्ट्स है? रेवेन्यू। कौन सी रिसिप्ट्स है बच्चों? रेवेन्यू। टैक्स एंड नॉन टैक्स। रिसिप्ट आई सरकार के पास 100 रुपए की। कितने रुपए की बच्चों? 100। सरकार ने खर्चा कितने का किया? 150 का। एक्स्ट्रा 50 रुपए कहां से आएंगे मेरे को सिंपल ये बताओ। अरे सरकार क्या लेगी? लोन। एक बार लेगी या बार बार लेगी? एक बार। तो वो कौन सी रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल। वर्ड कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म, वर्ड रेवेन्यू मींस शॉर्ट टर्म। रेकरिंग, वन बार बार हो रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया आप? अब समझ सकते हो आप भारत की रिसिप्ट कौन सी, रेवेन्यू कौन सी होती है? डायरेक्ट एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स। फिर एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहा है, सब्सिडीज, डिफेंस, सैलरीज, पेंशन। कैपिटल रिसिप्ट समझ में आई जो एक बार होती है, डेट एंड नॉन डेट। और एक्सपेंडिचर समझ में आया? अरे जो एक बार होता है, अरे खर्चा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स बता रहा हूं, मेरे को आगे आज का बजट पढ़ाने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर करने जरूरी है। इतना बेसिक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं दोबारा। तो मैं दोबारा बताता हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हल्का सा भी। कोई डाउट नहीं है? नए बच्चे? अरे डरना नहीं है, मेरी क्लास में डरना मना है। अरे सच कह रहा हूं। जी जी, लाउडली बोलो, लाउडली बोलो, पूछो जी। ठीक, सबसे पहले कोटा की बात कर रहे हैं। वो भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि हमें एक बार देना है। ठीक नहीं, एक बार कोटा डिसाइड हो गया, दे दिया हमने, वो जमा हुआ। क्या कह रहे हो? गिफ्ट्स they are will come under revenue. You know why? Because they are not considered to be part of capital nature. उनको capital nature का नहीं समझा आता, तो वो किस में आएंगे? रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। और पूछिए, और भी सवाल लाइए। हाँ, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएंगे, बिल्कुल। और पूछिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? मेरे वाले क्लास वाले बच्चों को आ रहा है सर एकदम? yes, sir. अच्छे से आ रहा है? जी सर। आगे बढ़े। ठीक है जी।
ये गवर्नमेंट का बजट जो है कितने लाख करोड़ का बजट है? 45 लाख करोड़ का। कितने लाख करोड़ का? 45 लाख करोड़। मैंने बजट के बेसिक्स बताए हैं, अब मैं एक्चुअल बजट आपके सामने पेश कर रहा हूं। कितने लाख करोड़ का बजट है? 45 लाख। अच्छा, ये कौन सा एस्टीमेट हुआ? देखो, तीन चीजें होती हैं। हम जब बजट प्रेजेंट करते हैं, हम पास्ट बताते हैं कि साल 2022 में क्या हुआ, 23 में 22-23 में क्या हुआ, 23-24 में क्या होना चाहिए। 23-24 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये पता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर नहीं लिया जाता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। क्या लिया जाता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 2022-23, 23-24 एंड 24-25, ठीक है। जो 22-23 में खर्चा करा जाता है, जैसे अब 23-24 का खर्चा दिया जाता है, इसको बोलते हैं बजट एस्टीमेट। क्या बोलते हैं? बजट एस्टीमेट। और जब अगले साल इसके बारे में पता लगेगा, उसको ये बन जाएगा इस बार का एक्चुअल खर्चा। क्या बोलेंगे उसको? एक्चुअल खर्चा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो 45 लाख करोड़ है, ये किस ईयर का एक्चुअल हमें ये पता है? 22 साल 2022 एंड 2023, क्योंकि 2023 और 24 तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अरे वो तो एस्टीमेट होगा ना। तो बजट का जो साइज है 45 लाख करोड़, कौन से बजट का है? 2022 एंड 2023। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। परफेक्ट है, एकदम अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है? यस, नो? यस। कितने लाख करोड़ का बजट है बच्चों? ये 45 लाख करोड़। ठीक, अच्छा समझते हैं। कौन सा अकाउंट है बच्चों? यहां पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? रेवेन्यू अकाउंट। कौन सा बजट है? रेवेन्यू अकाउंट। और ये कौन सा बजट है? कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। रिसिप्ट्स कितने करोड़ की है और एक्सपेंडिचर कितने करोड़ का है? ओ तेरी का, आमदनी 98, खर्चा रुपया। रेवेन्यू एक बार देखते हैं रिसिप्ट कौन सी है। कोई पढ़ेगा? देखो, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अरे टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, अभी दिखाया था ना पीछे फोटो में। टैक्स रेवेन्यू कौन सा? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा? डिविडेंड, टैक्स में आएगी। डिविडेंड्स, अरे याद है? ग्रांट्स, याद है ना? प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। Which of the following is non-tax revenue? Which of the following is part of capital receipts? क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आज, उनको सॉल्व करना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कितने का खर्चा है? डेफिसिट कितने का हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट बच्चों, अरे 8.5 करोड़ का हो गया। अब ये पूरा कहां से करेंगे इनाम मियां? सरकार है, मेरी मर्जी मैं नहीं दे रही। अरे क्या लेने पड़ेंगे सरकार को? लोन। लोन, पैसा सरकार के पास आएगा जाएगा? लोन जब लेगी सरकार, आएगा। कौन कह रहे जाएगा? अरे आएगा भाई, पक्का से समझ में आ रहा है? जी सर। तो सरकार कौन सा रिसिप्ट लेगी? कौन सी रिसिप्ट लेगी? कैपिटल रिसिप्ट। ये समझ में आया आपको? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। इस साल हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने लाख करोड़ का हुआ है? 9.5 लाख करोड़। कितने लाख करोड़ का हुआ है? 9.5 एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने लाख करोड़ का हुआ है? 35 लाख करोड़। क्या ये गलत है या सही है बच्चों? मतलब मैं दोबारा बताता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर कितने लाख करोड़ का हुआ है हमारा? 35.5, 35.5 लाख और प्लस 9.5, लगभग 45 लाख करोड़ का हमारा क्या हुआ है? खर्चा। कितने लाख करोड़ का बच्चों? 45। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार समझते हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट समझो, आपको बड़ा मजा आएगा ये बात सुनने में। मेरे को बड़ा, जब भी मैं सोचता हूं, बड़ा अंदर से बुरा लगता है। सरकार अपने, हम ये कहते हैं सरकार किसके लिए है? आम आदमी के लिए, जिसने इस सरकार को बनाया उनके लिए सरकार बन रही है। लेकिन आप देखिए, सरकार अपने लोगों को चलाने की सैलरी बहुत ज्यादा दे रही है। हाँ, सब्सिडी दे रही है जो वेस्ट हो रही है। तो सरकार 45 लाख करोड़ में से लॉन्ग टर्म के लिए कम खर्चा कर रही है और शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा। कैन एनीबॉडी टेल मी? सर आप बताओगे क्या गलत है अगर आपके कमाई 100 रुपए है और 90 रुपए आप दारू
सिगरेट, बीड़ी, गुटखा उड़ा देते हो और 10 रुपए आपके पास बचते हैं, तो क्या ये गलत है या सही है? क्यों गलत है सर, क्यों गलत है? Why it is wrong? देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ ग्रीस का। किस कंट्री का? ग्रीस। ग्रीस ने इसी प्रकार अपनी जो इनकम थी वो किस पर उड़ा दी? लोगों की सैलरी के ऊपर। साल 2004 से लेके साल 2006 तक लोगों को 12 महीने की सैलरी मिलती थी। ग्रीस में 14 महीने की सैलरी मिलती थी, यानी 2 महीने का एडिशनल बोनस मिलता था। ग्रीस के लोगों को फर्जी का अलाउंस मिलता था। अगर आप बेरोजगार हो तो लो पैसे, रोजगार को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बेरोजगार को पैसे मिलेंगे। किस कंट्री में? ग्रीस। ग्रीस वही है, लैंड ऑफ फिलोसोफर, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो। जी सर। तो उस ग्रीस में जब आप उस कंट्री के साथ क्या हुआ, एक दिन साल 2008 में वर्ल्ड में जब क्राइसिस आया तो उनके पास टूरिज्म से रेवेन्यू आना बंद हो गया। और क्योंकि उन्होंने अपना पैसा सिर्फ लोगों की, आम आदमी की जरूरतें पूरी करने में लगाया था, फ्यूचर के लिए उनके पास कोई भी एसेट बिल्ड नहीं हुआ और वो कंट्री क्या हो गई? फेल, डिफॉल्ट कर दिया। ग्रीस ने पैसा लिया हुआ था पुर्तगाल से, पुर्तगाल ने पैसा लिया हुआ था इटली से, और इटली ने पैसा लिया हुआ था स्पेन से, और ये बन गई पिग्स इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? पिग्स। पिग्स समझते हो? PIGS। पुर्तगाल, इटली, ग्रीस एंड श्रीलंका को ले लो। अरे हर साल आग लगाते हैं ना उनके हीरो को। तो आइडिया इज, तो जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका में क्या कर रहे थे वो? जो पैसा आता था उनके पास, खर्चा कहां करते थे? पेंशन्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अब भाई उनको क्या लेना पड़ा फिर उस खर्चे को पूरा करने के लिए? लोन लेना पड़ा। क्या ऐसा आदमी लोन चुका पाएगा? क्योंकि उसके पास फ्यूचर के लिए कोई पैसा ही नहीं बचेगा, और फ्यूचर के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो उसको कमा के दे। होते हैं, आज का यूथ ऐसा ही है, जो कमा रहा है वो उड़ा रहा है। हाँ, और फ्यूचर में किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? मम्मा पापा। लोन। और लोन फिर चुका नहीं पाएगा तो क्या करेगा? डिफॉल्ट। तो एक कंट्री को खर्चा किस पे ज्यादा करना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आई? 9.5 लाख करोड़ हुआ है, ठीक। अब एक बात और बताओ, रिसिप्ट देखिए, 27 लाख करोड़ की कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू। और खर्चा कितना है मेरा? 35 लाख करोड़ का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 45 लाख करोड़ का खर्चा है। अब 45 लाख करोड़ का खर्चा है और इनकम कितनी है रेगुलर? 27। बाकी के 18 लाख कहां से आएंगे? बाकी अरे क्या करेगी? लोन्स। तो लोन्स रिसिप्ट्स है, कौन सी रिसिप्ट्स है? वन टाइम। कौन सी रिसिप्ट लेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स। अरे देख रहे हो, बजट सीख गए आप लोग। तो कोई आपसे पूछेगा बजट का साइज क्या है, तो आप बता दोगे 45 लाख करोड़ का बजट का साइज है। उसको उसमें से 18 लाख करोड़ का लोन है हमारे ऊपर, और वो कहां से लेते हैं हम? वो पैसा कहां से आता है? डेट रिसिप्ट्स। अरे डेट वर्ड समझते हो? कर्ज। कर्ज पक्का ना? बच्चों बहुत मेहनत की आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता है, तो आप भूल नहीं सकते हो कि डेट वर्ड क्या होता है। तो भी कोई ये डेट वर्ड क्या होता है? पक्का ना? आई होप एवरीवन नोज। देखो पॉइंट क्या है ना, एग्जाम टाइम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है सोचने का, तो जितनी अच्छी मेमोरी आपने बनाई है रिवीजन करके, आपको उतना कम समय लगेगा और गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, एसेट, ये सब वर्ड तो आपकी मेमोरी में और जीवन में, आइन में होना चाहिए, ठीक। डेट रिसिप्ट समझ में आया? दूसरा क्या है? नॉन डेट रिसिप्ट्स। नॉन डेट रिसिप्ट्स कैसे आती है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट क्या करती है? अपना माल बेचती है। जी सर। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत सारी, आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी बहुत कोल इंडिया के बहुत सारे शेयर बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया था। गवर्नमेंट ने BHEL, गवर्नमेंट ने ONGC जैसी कंपनीज को बेचने पे निकाला हुआ है। खरीदो, दुनिया आओ, पैसा लगाओ और सरकार की झोली भरो। सरकार उससे अपने कितने लाख करोड़ पूरा करेगी? 18 लाख करोड़। ग्रेट इंडियन सेल। इंडिया नॉट ऑन सेल बट PSU, यस। वेरी गुड। कह रहे हैं जी हम अपने घर का सोना बेच रहे हैं। एक कहावत होती है कि वी शुड नॉट सेल द ओल्ड सिल्वर ऑफ आवर हाउस।
हम कहीं ना कहीं जो नेहरू जी ने साल 1956 के बाद पीएसयू के ऊपर फोकस किया था, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता हम वो बेच रहे हैं? ऐसा एक क्रिटिसिज्म आता है कि सरकार झोली भर रही है, अपनी कमियों को छुपा रही है। जो उसके खर्चे 18 लाख करोड़ के, उसके लिए वो टैक्स के अलावा, टैक्स पूरे से अलावा किससे पूरा कर रही है? नॉन टैक्स एंड डेट रेवेन्यू, नॉन डेट रेवेन्यू से क्या बेच के? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं भाई एडिडास? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या ये गलत है या सही है? कुछ लोगों का कहना है गलत है। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोगों का कह रहे हैं कि उन चीजों को, सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा है, क्या करिए हमारा, छोड़ दो ना बहन। मैं कह रहा हूँ पीपीटी मिलेगी आपको, रिलैक्स एकदम। बच्चों जीवन में कोई तकलीफ है? कुछ कर सकते हो? नो। कर सकते तो कर चुके होते अभी तक मैडम। सच कह रहा हूं मैं। डांटा तुमने रात को किसी को? ओके। अगर किसी को डांटना होता तो अभी तक डांट चुके होते। अगर कोई तकलीफ है जीवन में तो उसको सही कर चुके होते कि नहीं होते? अरे यस और नो? तो अभी हम क्लास में बैठे हैं, आइए एक बार डीप ब्रेथ्स लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं। मेरे साथ लेंगे सारे के सारे? छोड़ना भी है, ठीक है? अरे क्यों तुम गुस्से में हो आज? तुम गुस्से में क्यों रहते हो यार? इतने स्मार्ट लड़के हो यार तुम। भगवान ने तुम्हें एक जेनेटिकली इतनी त्वचा दी है जिससे उम्र का राज पता नहीं लगता, और तुम टेंशन में हो। कोई जीवन में टेंशन है? कुछ कर सकते हो? नहीं तो एंजॉय लो। जीवन में सुख का मजा तो हर कोई लेता है, किसका मजा लेना है अपने को? दुख का, है ना? पता कैसा माइंड होना चाहिए? दुख जा रहा है, दुख में घुसो मत, दुख को जाते हुए देखो। जा तू, चल रहा है ना जीवन में, दुख चल रहा है ना, चलने दो उसे। अपने को कुछ नहीं कहना चाहिए, अपना चिल रहना चाहिए माहौल, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में कितने लाख करोड़ का खर्चा रह गया? 18 लाख करोड़ का। 18 लाख करोड़ के लिए किसी लोगों, बच्चों को कहना है कि सर ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, अपने माल को बेच के अपना लोन चुका रही है, ये तो गलत है, बिक जाएगी गवर्नमेंट ये सारी की सारी। अब इस पर बिक गई, चलो शुक्र है, आप खरीदना। नाउ हाँ, नाउ द आइडिया इज, बात समझते हैं। देखिए इसके पीछे आपको साइंटिफिकली सोचना है। सरकार अपने बिजनेस को चलाकर व्हाट इज द बेनिफिट? सरकार होटल चला रही थी, आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के होटल थे दिल्ली के अंदर। बताइए सरकार को होटल चलाने की क्या जरूरत है? होटल में कितना खर्चा देके लोग रहते पता है? 500 रुपए या 1000 रुपए देके। सेटिंग से फोन करवाया मिनिस्टर साहब, कमरा खुलवाना है, वो कमरा खुल जाता था, और हम जैसे लोगों को उसका दंड भुगतना पड़ता था, क्योंकि सरकार का एक्सपेंडिचर कहां से आता है? सारा का सारा टैक्स। तो सरकार का खर्चा पता है आपको? इंडियन रेलवेज 5000 करोड़ का लॉस कर रही है। हर साल हम एक ऐसी ट्रेन चला देते थे, लालू प्रसाद यादव आए और उन्होंने अपनी ट्रेन चला दी ससुराल में। भाई की चलती है, देख रहे हो, ससुराल में चला दी अपनी ट्रेन, एक अलग से ट्रेन। वो ट्रेन इकोनॉमिकली अनवाइबल थी, लेकिन पॉलिटिकली एक अच्छा आइडिया था कि देखो हमारे दामाद श्री ने हमारे लिए ट्रेन चलाई है। सो द पॉइंट इज, बात समझना जरा, हमारे देश में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं हम जो हमें नहीं करनी चाहिए। एयर इंडिया 2004 से बिकना हुआ खड़ा है, किसी ने नहीं खरीदा। 18,000 करोड़ रुपए बिका है, जिसमें 15,000 करोड़ का लोन उतारा है। हम लॉस 4,000 करोड़ रुपए हर साल का लॉस, उसको कैलकुलेट करो 10 साल के लिए 40,000 करोड़। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। तो हम हमेशा क्या हो रहा है ना, इन इंस्टीट्यूशन के बंद करने से नुकसान कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हो रहा है, मैं मान रहा हूं, बट क्योंकि बेनिफिट्स इतने डिस्पर्स्ड है ना, नजर नहीं आ रहे किसी को कि गवर्नमेंट का फोकस कितना बढ़ जाएगा अगर वो सब उल जुलूल के काम करना बंद कर देगी। उनको क्या कर देगी? डिसइन्वेस्ट। पता है कोल इंडिया का प्राइस 120 रुपए था कोविड में, अब 500 रुपए के पास पहुंच गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका ऑफर फॉर सेल निकाल दिया और अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, वो प्राइवेटली मैनेज्ड होगा और वो अच्छे से चल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू व्हेन प्राइवेट कम्स। व्हाई गवर्नमेंट हैज टू बी इन बिजनेस? एक बड़ी अच्छी लाइन है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, हमें उस पर विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम एक अच्छा रेगुलेटर होने का है। गवर्नमेंट का काम होटलों में लोगों को एंजॉय कराने का नहीं है। जी सर। Yes or no? Yes sir. I hope everyone is understanding. Look at the cost benefit analysis of government control. सिंपल है? अरे ठीक है,
इनकी बात समझ में आई? आपको समझ में आई भाई? आ रही है बच्चों कुछ समझ में? यस सर। कुछ तो आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ हाँ बताओ बताओ। अगेन वी स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट इन 1991। साल 2005 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 10 साल रिफॉर्म करने की कोशिश की है, बट चूंकि ये पीएसयू है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिवाइजेशन। एयर इंडिया में जो एम्प्लॉइज थे वो ये कहते थे, बात करने अगर उनसे कोई आ रहा है, मैंने आपको बताया था अपना किस्सा। जी सर। भाई देखिए मैं हरियाणा से हूँ। अब हरियाणा वाले लोगों के अंदर वैसे इंफीरियरिटी होती है कि कहीं बड़ी जगह जा रहे हैं, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और थोड़ा एटिकेट दिखाना पड़ेगा। एटिकेट हमारे अंदर है ही नहीं। हमारी शुरुआत ही तू से होती है। समझ रहे हो? सवेरे उठते ही तू, हाँ भाई क्या हाल है तेरे, समझ रहे हो बात? अब मैं गया वहाँ एयरलाइन के अंदर और उस बंदे ने, मैं उसके सामने बात करूँ, हाउ माय सर, मैं वहाँ सर मैडम पे लगा हुआ हूँ, मेरा पूरा दिन सर मैडम पे निकल गया। अब वो आया है, वो अटेंडेंट, और मेरे को कह रहा है, मैंने कहा सर कैन आई हैव वाटर? हाँ बोल, क्या बात होगी? तो उनका स्टाफ मेरे से भी ज्यादा रूड था। तो पॉइंट क्या है मेरी बात समझना। पॉइंट ये है कि जो एटीट्यूड ऑफ दीज पीपल, दे डोंट हैव इंसेंटिव टू इंप्रूव देमसेल्फ। उनकी सैलरी फिक्स्ड है, उनका लाइफ फिक्स्ड है, उनको प्रमोशन फिक्स्ड है, तो मैं क्यों काम करूं ज्यादा? मेरे को क्या जरूरत है? मेरे को कोई नौकरी से नहीं हटा सकता। अगर मैंने 2-4 को गाली भी दे दी तो कोई बात नहीं, वो उसने 5 बंदों को गाली दी, मैंने 4 को दी। कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं हटा सकता। So that is why people were not preferring Air India. They were running into losses. मैं एक बार एक फ्लाइट में आया चेन्नई से, पूरी फ्लाइट में 5 लोग थे हम और 50 सीटें थी। लेट के गए, सब सीटों में बैठ के गए। इनएफिशिएंटली रन होती थी एयरलाइंस। क्यों? किसके पास इंसेंटिव नहीं है। पायलट को अपने काम करने से मतलब है, उसने कि मेरा काम है हैंडल घुमाना, मेरे को मतलब नहीं है कोई बैठे ना बैठे। अब बात समझ रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू सेल आवर पीएसयू। आप देखिए, जाइए पीएसयू में, आप सब लोग पीएसयू में जाके एक बार हालात देखिए उनके, कितने बुरे हालात हैं, क्योंकि किसी के पास इंसेंटिव नहीं है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक्स का देख लो भाई। बैंक्स में अडानी, सॉरी विजय माल्या, मेहुल चौक से नीरव मोदी, किसका पैसा लेके भागे? पब्लिक बैंक का या प्राइवेट बैंक का? पब्लिक। हर जगह कौन सा बैंक था? पीएनबी। हर जगह मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक, हर जगह। अगर कहीं भी करप्शन, कहीं पे कोई स्कैम आ गया, आप आंख बंद करके, क्या आएगा आंसर? पीएनबी। और ये पंजाब नेशनल बैंक किसका लॉस है? कौन है इसका मालिक? सरकार। सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सरकार क्या लगाएगी हमारे ऊपर? अल्टीमेटली जेब किसकी जेब से जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो बंद कर दो इनको, तो क्या कर दो? बंद। ठीक, आगे बढ़े बच्चों। ये समझ में आया आपको सारा लेखा जोखा? अरे पक्का से आया? जी सर। कुछ कोशिश आया, कुछ थोड़ा बहुत? यस यस यस। मोनेटाइजेशन में, नॉट जस्ट मोनेटाइजेशन में, इनका वर्ड यूज हो रहा है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है लीज पर। गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट दे दिया लीज पे चलाने के लिए, रेलवे स्टेशन दे दिया लीज पे चलाने के लिए, तो उसने एयरपोर्ट की रोड और एयरपोर्ट का जो टाइम है वो नहीं बेचा है, बट टेम्परेरीली उसको लीज आउट कर दिया है। तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट हम यूज नहीं करते हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? मोनेटाइजेशन। क्या वर्ड है? मोनेटाइजेशन। बट मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू कम है, डिसइन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। जो मेजर कंपोनेंट है ना सरकार का, नॉन डेट में मोनेटाइजेशन बहुत कम है, बट सबसे ज्यादा क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। मोनेटाइजेशन इज लेस देन 1000 करोड़, डिसइन्वेस्टमेंट इज मोर देन दैट। देखो मनरेगा में जो लोगों को सैलरी जाती है, देखो यहां पे मैं बात करता हूं, बहुत अच्छा सवाल है इनका, कि मनरेगा जो स्कीम है इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मनरेगा में एसेट बन रहा है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। अगर मनरेगा में एसेट नहीं बन रहा है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। गवर्नमेंट जब अकाउंटिंग करती है मनरेगा के तहत, वो मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वेरी गुड, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट डिमांड फॉर ग्रांट करती है और उनको पैसा ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट अपने एंड से। अब वो मिनिस्ट्री उसको कैसे मर्जी खर्चे, वो उसमें क्लासिफिकेशन में आता है। तो गवर्नमेंट के लिए वो कौन सा एक्सपेंडिचर आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनरेगा कौन सी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, ये समझ में आया आपको? और पूछिए प्लीज पूछिए यार, कुछ मर्जी पूछ लो, मैं आपको खुली चैलेंज है, चैलेंज नहीं है, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आई कैन टीच यू समथिंग। देखो जी,
अच्छा, एक बड़ी, अब इनको थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखें। हाँ ओवरऑल समझ में आया? जी सर। अब भारत की हालात पे चर्चा करें, करें थोड़ा सा चर्चा। जी सर। ये कंपोनेंट है रेवेन्यू रिसिप्ट 27 लाख करोड़ का। इसमें कंपोनेंट कौन से हैं? टैक्स रेवेन्यू। कौन से रेवेन्यू है बच्चों? टैक्स रेवेन्यू। आपको पता है इसमें से डायरेक्ट टैक्सेस कितने परसेंट है? 6.6, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने परसेंट है? 5%। ठीक है, ठीक है। जी सर। ये जो 6.6% है, ये जो टोटल ओवरऑल रेशियो है 11.6, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी है हमारी? 11.6। बच्चों ये बहुत ज्यादा लो है, बहुत चिंता की बात है। भारत जैसे देश में ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए 20 to 25। जो स्थिति आज भारत की है, वर्ल्ड की कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है? 5th। ठीक, और हमारे यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है बच्चों? 11.6। व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन चाइना? 46। व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन यूएस? मोर देन दैट। क्या दिक्कत है हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने का? क्या हमारे यहाँ के लोग गरीब हैं इसलिए टैक्स नहीं देना पड़ता, या टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है? टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर टैक्स पे करने का कल्चर ही नहीं है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है? टैक्स देने का या टैक्स बचाने का? अभी हमें समय लगेगा। हमारे स्टेज पे जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, OECD कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं हमारे स्टेज पे, उनकी रेशियो 20 से 25% है। अब सरकार इससे हो जाती है कमजोर, और सरकार कड़े कदम नहीं उठा पाती है। क्या कड़े कदम? सरकार जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको नहीं बोल सकती है कि तुम ढंग से काम करो, टैक्स की चोरी कम करो, क्योंकि यही लोग दे रहे हैं टैक्स। जी सर। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? वी आर द प्रिविलेज्ड फ्यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयरफॉर दिस इंडिया इज आवर्स। सरकार इनके खिलाफ कड़े कदम इसलिए लेती है, अगर इनको भी तो गुस्सा कर दिया तो टैक्स बिल्कुल नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? एक डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होती है कि जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे, आपको अच्छी सड़कें, सुरक्षा, आपको मतलब बढ़िया आपको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेवारी है। दैट इज कॉल्ड पेइंग द टैक्स। इन इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज इंप्रूव्ड बट इट इज स्टिल वेरी लो। बात समझ में आई बच्चों? जी सर। पक्का से आई? और किसका कंपोनेंट ज्यादा है? कौन सा टैक्सेस का? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स। इट इज गुड और बैड? गुड। अगर हमारे देश में, वेरी गुड, अगर हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्स समझते हो? जी सर। इनकम टैक्स, यस सर। कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, अरे याद है? यस सर। जो हमारी सैलरी पे लगता है वो हम टैक्स देते हैं जी सर। सरकार के पास। वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट टैक्स है भाई। यस सर। आ रहा है कुछ समझ? मुझे ये बताओ, इट इज गुड थिंग और बैड थिंग? डायरेक्ट टैक्स देना गुड है, ज्यादा होना इनडायरेक्ट के कंपोनेंट के मुकाबले में गुड है या बैड है? गुड है। बाय। बिस्किट पे हम खाते हैं भाई? अरे बिस्कुट खाते हो, नमकीन क्या खाते हो? हाँ, हाइड एंड सीक। तुम क्या खाते हो? डार्क फैंटेसी बिस्किट्स। नाम ही डार्क फैंटेसी है, बताओ आदमी की फैंटेसी क्या होंगी? नाउ द आइडिया इज, हम लोग बिस्किट खाते हैं, उस पर कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अब एक बात बताओ, मैं गरीब हूं, है ना, और गरीब हूं तो मैं बिस्किट खा रहा हूं, तो मेरे को भी सेम टैक्स देना पड़ा। अंबानी बिस्किट खा रहे हैं, उनको भी सेम टैक्स देना पड़ा। बट डायरेक्ट टैक्स, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, गवर्नमेंट क्या कहती है? आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? 10 से 20 में 20%, 20 से 30 में अलग ज्यादा लगेगा। तो इनकम बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट टैक्स में आपको टैक्स ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। ठीक, तो विच वन द कंपोनेंट ऑफ विच द टैक्स इज बेटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, क्योंकि ये अमीरों पे कम और गरीबों अमीरों पे ज्यादा और गरीबों पे कम लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पे बराबर लगते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर।
क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। समझ में आया? अच्छा, भारत में ये जूम हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन से टैक्स से पैसा आता है? इनकम टैक्स। अरे कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा आता है? इनकम टैक्स। इस साल पहले इनकम लास्ट ईयर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बराबर थे, लेकिन इस साल क्या ज्यादा हो गया? इनकम टैक्स। दूसरा कौन सा टैक्स ज्यादा हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। थर्ड क्या कौन सा ज्यादा है? कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स के बाद सेकंड आ रहा है जीएसटी। जीएसटी। अरे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। जी सर। सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स हमें आता है? इनकम। उसके बाद कौन सा आता है? जीएसटी। फिर कौन सा आता है? कॉर्पोरेट। फिर आता है एक्साइज एंड तीसरा आता है कस्टम। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज। जब हम बाहर से चीजें मंगाते हैं, बाहर भेजते हैं, कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम। कस्टम कहते हैं ना, कस्टम में माल फंस गया। जी सर। ब्राउन शुगर फंस गई मेरी कस्टम में। अरे पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने। यस और नो, ऐसा आता था ना कस्टम में। नहीं बच्चे आ रहा है समझ में? भाई आ रहा है पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे ज्यादा इस देश का खर्चा जो है, कौन सा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा कौन सा खर्चा है हमारा? इंटरेस्ट पे। ओ तेरी का, मोदी जी सही कहते थे कि मैं पुरानी गवर्नमेंट के क्या भर रहा हूं? गड्ढे। और पता लगा पुरानी गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी। चलो तो अरे ऐसे में हंसने मजाक की हो रहे। समझो, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। हाँ। अरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी सर। इंटरेस्ट पेमेंट किस पे लगता है? लोन्स पे जो पहले लिए गए। भारत सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करती है, सबसे ज्यादा कौन सा खर्चा जाता है हमारा? इंटरेस्ट पेमेंट। ब्याज ही देते रह गए हम, तो कुछ बना ही नहीं पाए अपना। अरे समझ रहे हो? क्या भारत सरकार कर्जे में है? यस। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डरने की बात नहीं है। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि डरने की बात नहीं है। कर्जा है, लेकिन अपने का ही कर्जा है। तो मार भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वालों का कम कर्जा है हमारे पास। ठीक है, बाहर की दुनिया का कम कर्जा है। सबसे ज्यादा कर्जा किसका है? अपने। और अपने तो अपने होते हैं, है ना? नहीं, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज कितने लाख करोड़ की है? 4.5 लाख करोड़। ओनली 4.4 लाख करोड़। बच्चों, लाखों करोड़ों में बातें हो रही है, ये नहीं कि मेरा 10 रुपए का नोट गिर गया और मैं पूरा घर साफ कर